So students, tell me if you guys are having any doubts regarding the previous classes. ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये बताएं मुझे कि मोशन चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट है कि नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज करके मुझे बताओ, अपन उस डाउट को पहले लेते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं, तो आप मुझे बता दो फटाफट और अपन आगे चलें फोर्थ चैप्टर को। चलिए, आई थिंक किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है, इसका मतलब फोर्सेस चैप्टर सबको क्लियर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट चैप्टर, और उसके अंदर भी अपन सारे के सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर पुल करना, इसे क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। ठीक है, मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ये मेरे पास डस्टर था, जब डस्टर को मैंने उठा के ऊपर ले गया, फोर्स लगाया, पुल करा, ऊपर की तरफ खींचा, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी स्टेट में भी चेंज आया। पहले ये डस्टर कैसे था? रेस्ट पे था, तो मैंने इसको उठा के ऊपर ले गया तो कैसे आ गया? मोशन में आ गया। तो देखिए, फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है? स्टेट में चेंज आता है, स्टेट चेंज हो सकता है। नंबर 2, फोर्स लगाने की वजह से क्या हो सकता है? डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। और नंबर 3, फोर्स लगाने की वजह से क्या हो सकता है? नंबर 3, फोर्स लगाने की वजह से हमारे पास शेप में भी चेंज आ सकता है। तो शेप चेंज भी होता है फोर्स लगाने से। तो व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच वी ऑब्जर्व व्हेन वी अप्लाई फोर्स? व्हेन वी अप्लाई फोर्स, अपन 3 चीजें क्या ऑब्जर्व करते हैं भाई? बॉडी की या तो स्टेट चेंज हो सकती है, या बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या बॉडी का शेप चेंज हो सकता है। ये 3 चीजें अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस। पहले का एग्जांपल देखा तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो टेबल पे रेस्ट पे पड़ा है, उसको उठाया, एक जगह से दूसरी जगह पुट कर दिया, तो स्टेट में चेंज आ गया। डायरेक्शन में चेंज का मतलब क्या है? डायरेक्शन में चेंज का मतलब एक बॉल आ रही थी मेरी तरफ, मैंने उसको किक करा जोर से, जैसे ही मैंने उसको किक किया, बॉल की डायरेक्शन बदल गई, दूसरी तरफ चली गई। फुटबॉल में ऐसा ही होता है, क्रिकेट में भी ऐसा होता है। बॉल आया, मैंने शॉट प्ले किया, तो बॉल एक डायरेक्शन से आ रही थी, शॉट प्ले करने के बाद दूसरी डायरेक्शन में चली गई, डायरेक्शन चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। जब अपन प्लास्टिक बोतल से पानी पीते हैं, पानी खत्म हो जाता है, प्लास्टिक बोतल को क्या कर देते हैं? क्रश कर देते हैं, फोर्स लगाते हैं और प्लास्टिक बोतल को क्रश कर देते हैं, तो उसके शेप में भी क्या आता है? चेंज आता है। So all these three things are happening when we apply some force. इसके बाद अपन ने बात की थी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसकी बात की थी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस बॉडी पे लगे जो कि इक्वल हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। ध्यान से देखो, किसी बॉडी पे एक फोर्स इधर लग गया, एक फोर्स इधर लग गया, ठीक है, ये भी सेम फोर्स है, ये भी सेम फोर्स है, नेट फोर्स इसका कितना हो गया? 0 हो गया। इसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है बेटा? अनबैलेंस फोर्स में ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैंने इधर F1 फोर्स से खींचा, इधर मैंने इसको F2 फोर्स से खींचा। अगर F2 ग्रेटर देन F1 है, सॉरी F1 ग्रेटर देन F2 है, तो ये बॉडी कहाँ मूव करने लग जाएगी? तो वो राइट मूव करने लग जाएगी, टुवर्ड्स राइट मूव करने लग जाएगी। और यहाँ पर मैंने देखा व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, पहले मैंने फोर्स के साथ होता क्या है वो देखा कि फोर्स एप्लीकेशन के साथ क्या चेंजेस देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने ये देखा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये देखा। फिर अपन ने बात की थी इनर्शिया की। एंड व्हाट वाज इनर्शिया? इनर्शिया वाज इफ अ ऑब्जेक्ट ट्राइज, लेट अस सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट किससे है? रेस्ट पे। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो किससे रहना चाहती है? रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन पे ही रहना चाहती है। दैट मीन्स चेंज इन स्टेट होता है। क्या होता है बेटा? चेंज इन स्टेट। दैट चेंज इन स्टेट डज नॉट हैपन व्हेन वी अप्लाई फोर्स। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा? मान लो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज एट रेस्ट। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश की तो जो रेजिस्टेंस मुझे मिलता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो अपन ने काफी एग्जांपल से सीखने की कोशिश की थी। कैसे बेटा? देखिए ध्यान से। एक अपन ने एग्जांपल देखा था कैरम बोर्ड वाला। कैरम बोर्ड के ऊपर अपन ने गोटियों को एक के ऊपर एक रख दिया था, फिर अपन ने स्ट्राइक करा था। जैसे ही बॉटम मोस्ट वाले से स्ट्राइकर लगता है, बॉटम मोस्ट वाली तो निकल जाती है आगे,
बट क्योंकि बाकी सारी किस पे थी, रेस्ट पे थी, तो वो वहीं की वहीं गिर जाती। ये एक एग्जाम्पल देखा था। फिर अपन ने एक और एग्जाम्पल देखा था जिसमें अपन ने खूब सारे कांच के बर्तन टेबल पे रखे थे और टेबल पे एक क्लॉथ लगा हुआ था। मजिशियन आता था, उस क्लॉथ को जोर से खींच लेता था, जैसे खींचता था सारे के सारे बर्तन वहीं रह जाते थे और क्लॉथ जो है वो अलग हो जाता। एक और अपन ने एग्जांपल देखा था कि डस्ट कैसे सेपरेट होती है। डस्ट कैसे सेपरेट होती है बेटा, आपने कारपेट को जोर से बीट करना शुरू किया, जैसे ही आप कारपेट को बीट करते हैं, बीट करते समय होता क्या है कि सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स को रेस्ट पे रहने की वजह से वही रह जाते हैं और कारपेट अपनी जगह से हट जाता है, इसलिए डस्ट सेपरेट हो जाती है कारपेट। तो ऑल दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या एग्जांपल है, तो बेटा ध्यान से देखो, आप मोशन में चल रहे हो, जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी एकदम से ब्रेक लगे, गाड़ी के एकदम से क्या लगे, ब्रेक लगे, तो एकदम से आप पे क्या लगता है, जर्क लगता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप पे क्या लगता है, जर्क इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और वो जो जर्क है वो किसकी वजह से लगा बेटा, वो जर्क आप पे लगता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आपकी बॉडी किस में थी, मोशन पे थी, रहना किस पे चाहती है, मोशन पे ही रहना चाहती है, लेकिन आपकी गाड़ी को आपने रोका, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अभी भी आगे ट्रैवल कर जाती है, जर्क लगता आगे। इसको अपन ने एक वीडियो से भी देखा था, याद करो बेटा, पहले जब क्लास चलती थी अपन ने उसके अंदर देखा था कि एक ट्रेन के अंदर एक आदमी, मेट्रो के अंदर आदमी खड़ा है, वो मेट्रो में सडन ब्रेकिंग लगते हैं, बस के अंदर सडन ब्रेकिंग लगते हैं, तो ब्रेक लगते ही बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। ऐसा क्यों, आप लोगों ने भी बस में ऑब्जर्व किया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है बॉडी का वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में है, बट जो अपर बॉडी है वो मोशन में है। पहले पूरी पूरी बॉडी मोशन में थी, फिर एकदम से जब ब्रेक लगे तो नीचे वाला पोर्शन जो बस के फ्लोर के कॉन्टैक्ट में था वो तो स्टॉप हो गया, बट अपर बॉडी अभी भी किसमें, मोशन में, और आगे की तरफ आपको क्या लगता है, फिर ये चीज अपन को कहाँ देखी, अपन ने इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर अपन ने क्या देखा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर अपन ने क्या देखा था, इफ ए कार सडनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अगर एक गाड़ी अपनी डायरेक्शन को सडनली क्या करती है, चेंज करती है, सडन डायरेक्शन में चेंज आता है, तो हमारी बॉडी पे फोर्स लगता है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने देखा होगा आपके पापा और मम्मी जो भी गाड़ी चलाते हैं एकदम से गाड़ी को ऐसे मोड़ते हैं तो आपकी बॉडी दूसरे डायरेक्शन में जाती है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में जाना चाहती थी वो उसी में डायरेक्ट जाना चाहती है, बट डायरेक्शन में चेंज की वजह से उसमें इनर्शिया आ जाता है, जिसको होना है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो कितने टाइप के इनर्शिया देखे थे बेटा, 3 टाइप के, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। कितने टाइप के इनर्शिया देखे थे, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। तो अपन ने यहाँ पर रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन 3 टाइप के इनर्शिया देखे, इन तीनों इनर्शिया के बारे में बात की। किसी को कोई भी डाउट है इनर्शिया के टॉपिक के अंदर, एक बार हैंड रेज करके बताओ। If you guys are having any doubt regarding the topic of inertia, then please raise your hand. Anyone? Disha, Himesh, IT, Mahika, Mohit, किसको डाउट नहीं है, चलिए। Now who can tell me, क्लास में बेटा मुझे कौन बता सकता है कि what is the Newton's first law? Newton's first law क्या होता है, कौन बता सकता है? Who can tell me? What is Newton's first law? अपन पढ़ चुके थे पहले इसके बारे में, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो कि अपन पहले पढ़ चुके थे, अब उसको दोबारा करेंगे, बताइए। चल भी बेटा, ओके बेटा, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है उसी के बारे में बात करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि तो बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन पे ही रहेगी, तब तक जब तक उससे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। बेटा अगर बैलेंस लगा दूंगा, मान लो ये बॉडी रेस्ट पे थी, इस पे दोनों तरफ से मैंने बैलेंस फोर्सेस लगा दिए, तो ये बॉडी कहीं चलेगी क्या, कहीं नहीं चलेगी, वहीं रुकी रहेगी। लेकिन अगर मान लो मैंने किसी बॉडी पे जो कि रेस्ट पे थी अनबैलेंस फोर्सेस लगाए, एक फोर्स ज्यादा एक फोर्स कम, F1 ज्यादा F2 कम है, तो ये बॉडी किस तरफ मूव करने लग जाएगी, टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ये चीज अपन को समझ में आई। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, न्यूटन का पहला लॉ कहता है दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और एट यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन दैट सेम स्टेट until and unless an external unbalanced force is applied on it। ये बात मुझे कौन कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। Now after that we had studied, इसके बाद अपन ने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Now who can tell me second law of motion? रिया बेटा आप नहीं बताओगे इस बार, बाकी बच्चे बताएंगे।
You can tell me what is the second law of motion? Tell me, beta. Raise your hands, everyone. Okay, Nana, tell me. States rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इफ अगर मुझे फोर्स अप्लाइड निकालना पड़े तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, विच इज फाइनल मोमेंटम minus initial momentum divided by time, and the formula for momentum is mass into velocity, mass into velocity। और अब मैं मानता हूं सबको पता है what is velocity। अब मैं ये मानता हूं that everyone knows what is velocity। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम कांस्टेंट को हटा देते हैं। ये मेरे पास वाली बनी, देखो क्या, m v माइनस यू अपॉन में t। और देखिए ध्यान से, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था v माइनस यू अपॉन t क्या होता है? एक्सेलरेशन। और ये बना मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बन गया फॉर्मूला। F is equal to m into a, and this is the formula for force according to second law। तो ये सेकंड लॉ के अपना फॉर्मूला और अपना स्टेटमेंट, एंड दिस इज मोमेंटम का फॉर्मूला। बेटा, हु कैन टेल मी दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ? टेल मी बेटा। हु कैन टेल मी? याद करो अपन ने क्या किया था, एक क्रिकेट वाला एग्जांपल देखा था जिसके अंदर अपन कैच करते थे बॉल को। जैसे ही बॉल को कैच किया जाता है, कैच करते ही हम हाथ को बॉल के साथ ऐसे पीछे ले जाते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टाइम वी आर डिक्रीजिंग द फोर्स। बताया था ना बेटा, क्या करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द टाइम वी आर डिक्रीजिंग द फोर्स। बोलो बेटा, समझ में आया सबको यहाँ तक? बताइए, रेज हैंड करके बताओ सबको सेकंड लॉ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये बात तो पहले कर चुके हैं अपन, ये तो सारी बातें अपन पहले कर चुके हैं, अपन तो रिवाइज कर रहे हैं, ताकि एक बार रिवाइज करेंगे और फिर सीधा क्वेश्चन आंसर से चलेंगे। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ only raise those students third law of motion who can tell me what is the third law of motion। only raise their hand। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मुझे पता करना है। रिजाइन करके बताओ बच्चे, किस किस को पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ये तो आपके एग्जाम में भी दिया था बेटा मैंने। बताइए, व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? ओके, so many students have raised their hands। yes, Anmol Meena। Good morning, sir. Good morning, Anmol। Sir, according to Newton's third law, every action has equal and opposite reaction। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा क्या देखा है यहाँ पर हमने? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर एक सिचुएशन दी दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बेटा एक एक्शन का हमेशा और हमेशा इक्वल और अपोजिट क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। एंड दी एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसके अपन ने काफी सारे एग्जांपल देखे थे। जब बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, वापस ऊपर जाती है, तो बॉल ग्राउंड पे फोर्स लगाती है नीचे, बदले में ग्राउंड बॉल पे फोर्स लगाता है ऊपर। सिमिलरली when we talk about a rocket, हम जब भी एक रॉकेट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बेटा? रॉकेट के बारे में। दिस इज अ रॉकेट।
रॉकेट क्या करता है, अपने बूस्टर से गैस को नीचे पुश करता है बर्न करके, एंड जिसकी वजह से ग्राउंड पे छोड़ सकता है नीचे, बदले में रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बेटा। क्या देख रहा है, थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड द एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कितनी बॉडीज पे लगता है बेटा, दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स ये थे और इसका लॉ भी अपन ने देख लिया। बेटा ये थर्ड लॉ सबको समझ में आया तो हैंड रेज करके बताओ एक बार। Now we are moving on to the last part of this chapter or last part of this topic, which is कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और बेटा मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा और हमेशा सिर्फ उन्हीं बॉडीज से लगता है जो कि कोलाइड कर रही हो। क्या कर रही हो, कोलाइड, या फिर बोले जिनपे थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, जिनपे थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। देखिए ध्यान से, ये एक बॉडी थी, इसका मास ma है, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास mb है, ये u2 ub वेलोसिटी चलती है, ये a नहीं मानते, इसको 1 मान लेते हैं, एंड दिस इज u1, दिस इज m2 एंड दिस इज u2। ठीक है, ये कुछ देर बाद क्या करते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। एट द टाइम ऑफ कोलिजन इन पे क्या लगते हैं, फोर्सेस लगते हैं, इन पे क्या लगे, फोर्सेस लगे, एंड ड्यू टू दीज फोर्सेस दीज बॉडीज दे नाउ मूव विद v2 वेलोसिटी एंड v1 वेलोसिटी, m1 m2 इनके मास। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने कंजर्वेशन ऑफ फोर्स लगाया था। हमने बोला कि अगर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 है, क्यों, क्योंकि एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स ऑपोजिट लग रहा है। माइनस साइन हमें क्या बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में बताता है। फिर अपन ने वैल्यूज को पुट किया, फोर्स ऑन वन ये लगा मास इनटू चेंज इन मोमेंटम वन का कितना, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू माइनस क्या बनेगा, मास 2 का v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, ये t से t कैंसल, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 प्लस m2 u2। यहां से मेरे पास इक्वेशन आ जाती है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। जब इसको देखते हैं तो ये बनता है इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम। हमेशा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, हमेशा एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है बेटा, एट द टाइम ऑफ कोलिजन इनिशियल मोमेंटम बराबर किससे रहता है, फाइनल मोमेंटम के। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी सी बात है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Now, if everything is clear up to this point, बेटा, then please tell me where यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पे एक शेयर करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक को। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स दिखेंगे। चलिए बेटा, आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक के ऊपर। चलिए बताइए, व्हेन, सेकंड क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे कौन बता सकता है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन मुझे कह रहा है व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। कौन एक्सप्लेन कर सकता है बेटा, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, यहाँ पर रेजान करके बताओ, यू कैन एक्सप्लेन इट, प्लीज टेल मी, टेल मी। हमने इसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले अभी मैं इसे पढ़ा। क्या दिख रहा है अपन को, हम क्या करते हैं, जैसे ही एक बॉल को किक करते हैं ग्राउंड पे या हिट करते हैं तो ये बॉल आगे चलने लग जाती है।
लेकिन क्योंकि बॉल ग्राउंड से कंटिन्यूअसली केस में है, कॉन्टैक्ट में, देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में, एंड कॉन्टैक्ट में लगने की वजह से एक फोर्स इसके पीछे की तरफ लगता है विच इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स बेटा बॉडी पे तब लगता है जब बॉडी मोशन में हो और किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही हो, बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही हो, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो कि बॉडी को कुछ देर बाद क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पर अपन को समझ में आया दैट the body stops after a few seconds, after a few minutes of time, because when we apply some force, there is one force which is acting on the ball due to ground, and that force is known as frictional force, which is opposing the motion or which is opposing the motion. अब हमसे पूछा कि सर थर्ड क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करो, तो थर्ड क्वेश्चन में बेटा क्या था, ध्यान से देखिए। इन थर्ड क्वेश्चन हम जब सामान को ऊपर बांध के रखते हैं, कॉमन सेंस से सोचो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते हुए एकदम से लगा ब्रेक, ब्रेक जैसे ही लगा तो गाड़ी रुक जाती है और हम पे फोर्स का लगता है आगे की तरफ, हम पे जैसे ही फोर्स लगा ऐसे आगे की तरफ, तो जो ऊपर लगेज पड़ा है उस पर भी फोर्स लगेगा आगे की तरफ, और ब्रेक लगाते ही सारा का सारा लगेज जैसे आगे की तरफ फिसल के गिर जाए। उसको रोकने के लिए हम उसे रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी से बांध देंगे, अब क्या होगा, अगर आपने सडनली कार को रोका भी तो हमारा जो लगेज है वो जगह पे ही पड़ा रहेगा, रस्सी जो है उसको आगे मूव करने नहीं देगी। और हमें बात यहाँ तक आ गई है समझ में। चलो बताओ बेटा, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया? तो एक बार हैंड रेज करके बता दो फटाफट, ईच एंड एवरी। नैना बेटा समझ में आया तो हैंड रेज करो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो वी हैव सीन कि किस तरीके से अपन यहाँ पर सारे के सारे फोर्सेस वगैरह को सबको देखेंगे। कल की क्लास में अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड विल फिनिश दिस चैप्टर। आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। In the next class, we'll see all the numericals and the questions of the NCERT, and we'll finish the chapter. See you tomorrow, beta. Thank you and all the best. Take care.